आइए हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स देखने वाले हैं, और काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हमारा काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो काइनेमेटिक्स क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अब वो किसके कारण मोशन में, उस पर फोर्स कौन लगा रहा है, हम इस पर फोकस नहीं करने वाले, बस हमें ये समझना है कि वो मोशन में है। तो उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, किस टॉपिक में करते हैं? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहला कि मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। तो मोशन और रेस्ट कहने का मतलब क्या है? अगर आपका टाइम के साथ, मान लीजिए जस्ट एज्यूम कि एक बच्चा है और वो यहाँ पे अभी रेस्ट पे बैठ के स्टडी कर रहा है। क्या कर रहा है? वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब वो 8 PM पे स्टार्ट किया स्टडी। ठीक है, 9 PM पे भी वो बच्चा कहाँ पे है? यहीं पे बैठा हुआ है। 9 PM पे भी ये बच्चा कहाँ है? यहीं पे बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है? टाइम तो चेंज हुआ, टाइम आपका 8 से 9 हो गया, 1 आवर चेंज किया, बट बच्चे की पोजीशन क्या थी? बच्चे का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है ये बच्चा किस में है? बच्चा हमारा रेस्ट पे है। यानी टाइम के साथ अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं होता है, इट मीन्स यू आर इन रेस्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इस बच्चे की पोजीशन चेंज हो रही है, क्या है? इस बच्चे की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम क्या बोलेंगे? ये बच्चा किस में है? मोशन में। समझते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका क्या है? घर है, होम, और यहाँ से आप चले स्कूल। कहाँ चले बेटा? स्कूल चल दिए आप, यहाँ आपका स्कूल है। तो अब इसमें क्या होगा? कभी बच्चा यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। मतलब ये मान लो इसको जाने में अगर 10 मिनट्स लगते हैं, कितने लगते हैं? 10 मिनट्स लगते हैं। तो अब आप समझेंगे, एक पोजीशन पे बच्चा यहाँ पे था, अब कुछ टाइम बाद 2-3 मिनट बाद बच्चा कहीं यहाँ पे होगा, और आफ्टर 10 मिनट कहाँ होगा? स्कूल के अंदर होगा। इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम चेंज किया, इस बच्चे की पोजीशन भी हमारी क्या कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चेंज करता गया। तो अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? मोशन में है। ठीक है, तो मोशन और रिलेटिव क्या है? ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि हमारा रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है, इसे भी हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मोशन एंड रेस्ट। तो क्या है? इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। सिमिलरली इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम देन इट इज एट रेस्ट। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स विच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। नया टर्म आ गया एक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका सबसे ज़्यादा यूज हमारा लॉज ऑफ मोशन में आता है। तो समझिएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इट इज़ द रेफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू विच पोजीशन और मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड। हम मोशन और पोजीशन को जिसके रेफरेंस में, जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, उसी को कहते हैं हम क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं किया है, देन वी कंसिडर ग्राउंड एज अ रेफरेंस फ्रेम। तो हम क्या लेंगे? ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम कंसिडर करेंगे। बाकी और कैसे होता है, अभी हमें इस चैप्टर में जनरली जो हमें फोकस करना है वो ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में ही करना है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि जो रेफरेंस फ्रेम है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में जब डिटेल में आएगा तो उसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें बस इतना ही फोकस करना है कि अभी हम क्या है, अगर कोई रेफरेंस फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम क्या लेंगे? ग्राउंड को ही रेफरेंस फ्रेम मानकर सारे क्वेश्चन जो भी होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? जो हमें पढ़ना है 1D, 2D एंड 3D। ठीक है, तो 1D मोशन कहने का मतलब क्या है? जब कोई बंदा स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल को यहाँ से ऊपर की ओर थ्रो कर दिया u मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड हमारा क्या हो गया? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, ग्राउंड से आपने थ्रो किया तो ये बॉल कहीं ना कहीं हाइट पे जाएगा और यहाँ पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तो ये जो पाथ होगा इसी पाथ पे गया है और इसी पाथ पे आएगा। तो ये पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है ना, एक ही लाइन पे जा रहा है और उसी लाइन से ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो उस पाथ को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रेन है, ये हमारा एक ट्रेन है और ये चल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो ये भी मोशन कैसा होगा? 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मोशन क्या है? 1D। तो आई थिंक 1D मोशन समझ में आ गया। 1D कहने का मतलब कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे हमारा ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे हम 1D मोशन कहेंगे। ठीक है, आइए
2D मोशन क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन लिया है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो कर दीजिए, एक स्टोन लीजिए और थ्रो कर दीजिए, तो ये पाथ कैसा, ऐसा ही पाथ फॉलो करेगा। अभी जैसे आम की सीज़न है, आप आम तोड़ने के लिए मान लीजिए एक पत्थर उठाते हैं, पत्थर और उससे मारते हैं, तो पत्थर को आप किसी एंगल पे तो मारते हैं, फिर वो इस ऐसे ही पाथ तो फॉलो करता है। तो ये क्या किया, एक्स एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस गया और वाई में भी तो गया, किसी हाइट पे यहाँ पे आपका मैंगो था, इस मैंगो को तोड़ने के लिए आपने यहाँ पे मारा, तो ये क्या हुआ, तभी तो मैंगो टूटेगा। इसका मतलब वो हाइट पे भी गया और ग्राउंड में भी गया, तो ये 2 डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, 2D मोशन है। क्लियर है। जैसे एक सर्कुलर मोशन है। अब इस सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो आप गौर से देखना बेटा, ये एक्स में और वाई में दोनों में जा रहा है। अब मान लीजिए आप एक स्टोन को लीजिए, स्ट्रिंग में बांध लीजिए और इसको घुमाना चालू करिए, तो ऐसे ही घूमेगा। तो मोशन कैसा कहलाएगा बेटा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारे क्या हो जाएंगे, 2D मोशन। अब आते हैं 3D मोशन। 3D मोशन क्या है, जैसे मोशन ऑफ बर्ड कैसे फ्लाई करता है। मान लीजिए एक बर्ड है, मान लीजिए डायग्राम हो सकता है थोड़ा बुरा हो, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए। ये बर्ड हमारा ऐसे जा सकता है, हवा में ऐसे उड़ सकता है, यानी ये एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है और ऊपर सीधा ऊपर जा रहा है, यानी वो जेड एक्सिस में भी जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये 3D मोशन कर रहा है, यानी मोशन इन स्पेस जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, 3D। अब हम बात करें एरोप्लेन जो उड़ती है, तो एरोप्लेन का जो मोशन होगा वो भी कैसा होगा, हमारा 3D मोशन होगा। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल किधर उड़ते हैं, स्पेस में ही तो उड़ते हैं, तो स्पेस वाले सारे मोशन क्या कहलाएंगे, 3D मोशन कहलाएंगे। सो आई थिंक कि 1D 2D 3D सारे क्लियर हैं। नेक्स्ट आइए, अब छोटे छोटे डिफिनीसन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, पर उसे हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। यहाँ पे एक वर्ड बोला, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब है आप किधर से भी जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ ए से गए बी पे, एक तो आप इधर से गए हैं तो ये टोटल लेंथ, ये इधर से 2 से गए टोटल लेंथ, मान लीजिए ऐसे घूमता हुआ गए 3rd, ठीक है, तो ये जो टोटल लेंथ होता है इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। क्लियर है, इसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो फर्स्ट जो पाथ था उसमें जितना डिस्टेंस होगा वो सेकंड पाथ से क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो 2 पॉइंट के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल है, क्योंकि तो कैसे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ऐसे घूम फिर के ऐसे भी जा सकता है। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो डिस्टेंस की बात करेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पाथ लेंथ और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा यही आपका मिनिमम पाथ होगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि कब इक्वल होगा, तो जब वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा तब तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल कब होंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी डिस्टेंस से हमेशा कम होगी। ए वाला जो पाथ है क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस, ये भी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस नहीं, लेकिन ए वाला पाथ क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आइए, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्या ये पाथ पे डिपेंड करता है, यस डिपेंड्स ऑन द पाथ। वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर अ मूविंग बॉडी इट ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी ये डिक्रीज नहीं करता है। बट फॉर अ मूविंग बॉडी इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। अब आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, जो वर्ड लिखा है इंक्रीज तो समझ में आ गया कि सर अगर ये यहाँ से इधर की ओर मूव किया तो ये तो इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो ये आई कैप में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ कि ये बंदा वापस आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हम -5 आई कैप बोल सकते हैं। अगर 5 मीटर पीछे आया होगा तो ये क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए आप
थोड़ी देर के लिए ये बंदा ए है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये चलते चलते कहीं यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यहाँ ये गया 10 मीटर और वापस यहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वापस कितना आया 5 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये 10 मीटर गया और 5 मीटर आया, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 15, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये तो इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो इस दोनों के बीच कितना है 5, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फॉर अ मूविंग बॉडी इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी निगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पर वापस आ गया, मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ गया और घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। और अगर वो इस डायरेक्शन में वापस पीछे की ओर चला जाता तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता हमारा निगेटिव, क्योंकि माइनस आई कैप में जा रहा है। और लेकिन डिस्टेंस कितना होता बेटा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का ऐड हो जाता, क्लियर है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक था वो ऐड हो जाता। सो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आते हैं, इफ़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ज़ीरो देन बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट। हम जानते हैं कि बॉडी अगर मोशन में है तब तो डिस्टेंस इंक्रीज ही करेगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता है। अगर डिस्टेंस हमारा जीरो है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा परमानेंटली रेस्ट पे है, ठीक है। उसी तरीके से इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो देन बॉडी इज आइदर इज एट रेस्ट और पासिंग थ्रू इनिशियल पोजीशन। अभी बताया जिस पॉइंट से चला घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ जीरो, इसका मतलब वो अगेन इनिशियल पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पॉसिबल। अभी पीछे बताया था, एंड देयर इज ओनली वन यूनिक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये तो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो ओनली वन वैल्यू होगा जो कि यूनिक वैल्यू होगा, क्लियर है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब आते हैं रिलेशन क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आइए, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, और इक्वल कब होगा बेटा, जब स्ट्रेट पाथ पे चलेगा तभी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट को आप यहाँ देख सकते हैं मॉड में दिखाया है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस से कंपेयर कर रहा है ना, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड के लिए मॉड में दिखाया गया है। सो व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, आपको मेंशन भी कर रखा है, क्लियर है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर क्या होती है। तो पोजीशन वेक्टर को समझते हैं। मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ए का कुछ यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जिसे कोऑर्डिनेट कहते हैं एक्स वाई जेड। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो दिस इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हमने लिखा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो इसको हम ऐसे कहते हैं x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0, क्लियर है। अब आइए, अगर आपके पास इनिशियल पोजीशन पता है, जैसे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन दे रखा है r1 एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप, फाइनल पोजीशन भी दे रखा है r2 इज इक्वल्स टू x2 आई कैप y2 जे कैप एंड z2 के कैप। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये r1 और ये हमारा r2 और इसको हमने ऐड ऐसा बना दिया। तो यहाँ से जानते हैं r1 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है r2, तो ए बी क्या आ जाएगा बेटा r2 माइनस r1, ठीक है। ए बी क्या आ जाएगा r2 माइनस r1। तो या और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकाल दीजिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नहीं तो ए बी क्या आ गया, फाइनल क्या है x2, तो यहाँ से x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप्स। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बताइए। अगर हमें ए बी का मॉड निकालना होता तो ए बी का मॉड कैसे निकालते, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड भी निकल के आ जाता,
क्लियर है? तो आई थिंक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया। अब आते एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 1 1, यानी ये इनिशियल पॉइंट है, एंड रीच द पॉइंट, यानी ये फाइनल पॉइंट दे रखा है बेटा 4 5 13। फाइंड आउट इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो आइए इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान देंगे, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या बोला है? इनिशियल पोजीशन। तो बेटा इनिशियल पोजीशन को यहाँ हम R1 से डिनोट कर दें, चलेगा। फाइनल पोजीशन को R2 से कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हमारा R2 माइनस R1 हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चलिए पहले का आंसर क्या हो जाएगा? R1। R1 कितना? तो हमें कितना दे रखा है यहाँ, गौर फरमाएंगे आप, 1 1 1। तो हम जो भी लिखेंगे इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 आई कैप, यानी सिमिलरली आई कैप, जे कैप एंड के कैप हो जाएगा, इतना मीटर से फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड R2 फाइनल पोजीशन। तो फाइनल का आप यहाँ पे ध्यान दें, फाइनल में यहाँ क्या दे रखा है? 4 5 13। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप मीटर, ये भी निकल गया। थर्ड में क्या पूछा आपसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? R2 माइनस R1। सो आ जाइए उसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। कितना आ जाएगा बताओ? तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा? देखो यहाँ 4 माइनस 1 हो जाएगा, या यहाँ से आप x में से x को माइनस कर दो, तो 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, 13 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 यानी 3 आई कैप, ये हो जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 5 माइनस 1 4 जे कैप प्लस 13 माइनस 1 12 के कैप मीटर। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया। और फोर्थ में क्या पूछा है हमारा? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको कैसे निकालेंगे? मॉड लगा दीजिए, यानी मॉड R2 माइनस R1। कितना हो जाएगा बोलो बेटा? √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। टोटल ऐड कर दीजिए आप, तो ये 169 आ जाएगा, जो कि 13 मीटर इज़ योर आंसर। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम करेंगे तो ये हमारा क्या है? ईजिली सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ OABOC। इस पे आप ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ गया? पहले O से ABOC, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखिए, O से कहाँ गया? A से फिर B, फिर O, फिर C, ऐसे आया, इसका मूवमेंट ऐसा है। तो इसको हम फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। कहाँ से कहाँ गया बेटा? पहले ऐसे गया है और फिर A वापस ऐसे आया है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए, O से A अगर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ इसको समझिए। तो O से A अगर जाएगा बेटा, ध्यान दो, O से A कितना गया है? 5 मीटर। तो O से A में डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 5 मीटर। चलिए O से B, तो पहले O से A गया था ना, फिर B आया है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 8 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझिए डिस्प्लेसमेंट। तो O से B में डिस्प्लेसमेंट A कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 3 इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच कितनी हो जाएगी वैल्यू? 2 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब O से O की बात कर रहा है, O से O, तो जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, यानी 10 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। अब आते हैं O से C। तो देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा ना, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4 शॉर्टेस्ट पाथ, और डिस्टेंस कितना? 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 मीटर, और ये कितना हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये 4 होगा, और अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो -4 आई कैप मीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? ओनली 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए से मूव करके कहाँ पहुँचता है वो बी पे। अब आपको यहाँ पे दो रास्ते दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपका सरकमफ्रेंस से होकर जा रहा है और एक रेडियस के थ्रू। तो देखिए बी अलोंग द सेमी सर्कुलर पाथ ए सी बी, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो गया कैसे है, इस डायरेक्शन में। तो देखिए इसमें डिस्टेंस पहले पूछा और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा यही होगा, स्ट्रेट पाथ मिनिमम पाथ लें तो ये कितना हो गया 2r, यानी इसका तो आंसर 2r हो गया। और आधा सर्कल है तो सरकमफ्रेंस कितना होता था 2 पाई आर का आधा, 2 से हटा दीजिए कितना आ गया बेटा पाई आर। आंसर कितना सिंपल सा था। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल्स टू पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ वेक्टर में नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड लगा रखा है, तो कितना हो जाएगा 2r, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझेंगे। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ गिवन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मॉड लगा दिया है तो आपसे केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, जहाँ पे मॉड लगा दें इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, आई कैप जे कैप में नहीं लगाएंगे उसको, फॉर गिवन इंटरवल। अब चलिए मान लीजिए ए से स्टार्ट किया तो ए से बी गया, ठीक है, मूविंग स्टार्ट सर्कुलर पाथ। अब मान लीजिए ए से स्टार्ट किया तो ए से बी, पहला है ए से बी, तो डिस्टेंस तो यही होगा बेटा। तो टोटल कितना होता है 2 पाई आर, और कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड है 1 2 3 4, 4 में, तो 4 से डिवाइड कर दो कितना आ गया पाई आर बाई 2। क्लियर है। इसका मतलब है कि ए वाला लेंथ कितना होगा पाई आर बाई 2। ये तो क्लियर है सबको नहीं। अब चलिए अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट देखो ए से बी को मिला दो तो देखो तो ये ट्रायंगल एक बन गया, और यही जो इसका हाइपोटेनस होगा यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये r और r है तो ये कितना हो जाएगा √2r नहीं हो जाएगा। तो चलिए मेंशन कर लें, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा ए बी के लिए पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट √2r। सिमिलरली ए सी की बात करें तो ये पाई आर बाई 2 और पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। तो ये आ जाएगा आपका पाई आर और ये हमारा 2r। ए से डी की बात करते हैं, ए से डी, तो देखो तो ए से डी चला तो ऐसा है ना, यानी क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2, ध्यान दीजिएगा पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2। क्या हो गया है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये तो यही अगेन हाइपोटेनस इस ट्रायंगल के लिए आ जाएगा r, तो ये कितना √2r। सो कितना ईजी बताइए, ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2 और ये √2r। और ए से ए पे पहुंच गया, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 पाई आर एंड 0। सो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। किस ट्रैक पे जा रहा है बेटा सर्कुलर ट्रैक पे। साइक्लिस्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करेगा, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट बेटा समझते हैं। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा, किस पाथ पे जा रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे। कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में वो कंप्लीट एक चक्कर लगा देता है। देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट 5 सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा बेटा इस क्वेश्चन को, पहले तो ये आप एक सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल है, इस पाथ पे चल रहा है, मान लेते हैं ये हमारा ए है, ठीक है, और यहाँ से क्या कर रहा है इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है। अब आते हैं जो कि 1 दे रखा है, r की वैल्यू हमें दे ही रखा है 1 मीटर। अब आते हैं इस पाथ पे चल रहा है तो 10 सेकेंड में हमारा एक चक्कर लगा रहा है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड कहने का मतलब कितना हो गया 60 + 5 65 सेकेंड। तो टाइम जो है हमारा टाइम 65 सेकेंड है, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो समझेंगे 10 सेकेंड में एक चक्कर, ठीक है, तो 60 सेकेंड में कितना चक्कर हो जाएगा
6 चक्कर, यानी 6 चक्कर में तो यहीं पे पहुंचेगा नहीं। और बचा कितना इसमें 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा बेटा, 10 सेकंड में अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाता है तो 5 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा आधे पे, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा ना, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया कितना, बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 2r और r की वैल्यू 1 है, तो 2 मीटर आंसर। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अ पर्सन मूव्स 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 20 मीटर साउथ, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। समझिए इसको क्या करेंगे। पहले तो आप क्या करें, सबसे पहला काम, पहले तो ईस्ट वेस्ट बना ले आप। चलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले वो किधर गया उस पर फोकस करें। 20 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ में गया 20 मीटर, देन 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ये ईस्ट में गया, देन 20 मीटर साउथ, नीचे आ गया है 20 मीटर। तो बेटा आप ध्यान देना, यहाँ वर्टिकल में आप देखो 20 मीटर ऊपर गया 20 मीटर नीचे गया, तो टोटल कैंसिल आउट कर दिया ना, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे भी चला गया, तो कैंसिल आउट। तो फाइनली बचा क्या, केवल ईस्ट में ही बचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कितना है, सिंपल हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 40 आई कैप मीटर, और मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा 40 ओनली। तो डिस्प्लेसमेंट मोड लगा दीजिए 40 मीटर आंसर। सो कितना इजी था। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए, और इसमें किधर जा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे बना लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप नेट कैलकुलेट करके मेंशन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, ध्यान देंगे। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर वेस्ट, 20 मीटर साउथ, देन 20 मीटर ईस्ट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसके लिए भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक्सिस बनाएंगे, मेंशन करेंगे इसमें सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए अब किधर किधर जा रहा है उसको मेंशन करते हैं। सबसे पहले 30 मीटर वेस्ट, सो इधर आ गया 30 मीटर, ठीक है। देन 20 मीटर साउथ, 20 मीटर नीचे आ गया, देन 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में चला गया। अब समझिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बात करूं तो 30 मीटर वेस्ट में और 20 मीटर ईस्ट में, तो नेट किधर है, इस डायरेक्शन में, कितना 10 मीटर, और नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं, तो केवल नीचे है साउथ में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम। चलिए डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट कर देते हैं उसको। क्या लिखेंगे हम, ध्यान देंगे, ये 30 था और ये 20 है, तो इसका नेट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, कितना 10, तो निगेटिव एक्सिस में है, यानी -10 आई कैप। और जे में ध्यान दें, जे में तो नीचे क्या हो जाएगा, -j होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, -20 जे कैप मीटर। ये हमारा आ गया, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ आर निकाल दो, तो √10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, यानी कितना आ गया 500, यही आ गया ना, √500, यानी 10√5 मीटर। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे, समझेंगे, ये -10 आई कैप है, यानी इस डायरेक्शन में और नीचे की ओर, यानी कहीं ना कहीं इसका इस डायरेक्शन में आने वाला था, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट कह दीजिए या वेस्ट साउथ, वो एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कौन सा एंगल ले रहे हैं उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 20√2 ड्यू साउथ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट का क्या मतलब है वो समझेंगे। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला काम क्या है बेटा हमारा, सबसे पहला काम एक्सिस, और एक्सिस को डिफाइन करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ,
ठीक है। अब एक्सिस पे आप मेंशन करें जो गिवन है, 30 मीटर नॉर्थ, ऊपर की ओर गया है 30 मीटर, 20 मीटर ईस्ट, इधर गया है 20 मीटर, 20√2 साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट करने का मतलब है यहाँ से बीचों बीच जाएगा। कैसे जाएगा ये? बीचों बीच जाएगा। ये यहाँ से हमारा निकलेगा ऐसा, बीचों बीच जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। और इधर ये गया कितना है? 20√2 मीटर। तो देखो बेटा, अब इसको दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो इधर कितना हो जाएगा? 20√2 cos 45, और cos 45 1/√2 होता है। तो √2 और cos 45 कैंसिल, बचेगा कितना? 20। और इधर कितना आ जाएगा? 20√2 sin 45, sin 45 √2 कैंसिल, इधर भी 20 आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट मेंशन कर दें 20, और इधर भी 20। क्लियर है? तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, तो आर इजिकल्स टू, ध्यान देंगे बेटा आई कैप में, ध्यान दीजिए, इधर भी 20 है और इधर भी 20 है। अब ये 20√2 का कोई मतलब नहीं है, 20√2 क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया आई कैप जे कैप में। तो इधर भी 20, इधर भी 20, ये दोनों आपस में क्या कर दिए? कैंसल आउट। तो आई कैप में तो कुछ बचा ही नहीं। अब ऊपर कितना था? 30, और नीचे कितना है? 20। तो केवल ऊपर बचेगा कितना? 30 - 20, 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 जे कैप मीटर। और मॉड में अगर आप लिखेंगे तो 10 मीटर लिख दीजिए, आंसर। क्लियर है? सो वेरी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूव्स एज गिवन। तो यहाँ पे दे रखा है ईस्ट में, फिर 37 डिग्री, फिर 53। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? एक्सिस ड्रॉ करना। आइए कर लिया एक्सिस ड्रॉ। इसको डिफाइन कर दे ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब हम इस पे शो कर दें जो भी दे रखा है। 5 मीटर ईस्ट, ईस्ट में गया है 5 मीटर। देन 10 मीटर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 मीटर वेस्ट 37 डिग्री साउथ। इसका मतलब है वेस्ट से ये 37 डिग्री बना रहा है, किसकी तरफ? साउथ की तरफ। तो देखो वेस्ट साउथ है, तो कहीं इधर होगा, और ये एंगल हमारा 37 डिग्री, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और इसके बीच का जो एंगल है ये हमारा 37 डिग्री, और इधर आया कितना था बेटा? 10। अब इसका दो कंपोनेंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 10 cos 37, और इधर कितना आ जाएगा? 10 sin 37। अब आपको cos 37 और sin 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है वो मैं बता देता हूँ। cos 37 डिग्री कितनी होती है बताइए? नहीं बताएंगे? cos 37 डिग्री sin 53 डिग्री के बराबर होगा। sin 53 डिग्री होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। और sin 37 डिग्री कितना? 3/5। ये दो वैल्यू आप याद रखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, और भी कुछ बचा है। हाँ, एक और बचा है अभी हमारे पास। 20 मीटर साउथ से ईस्ट। तो साउथ ईस्ट किधर है? साउथ यहाँ है, ईस्ट इधर, यानी इस डायरेक्शन में गए। और ये एंगल किसके साथ? साउथ के साथ। तो साउथ ही रहा, तो इसके साथ ये एंगल 53। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, ध्यान देंगे। एक हमारा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये कितना है बेटा? 20 मीटर। तो इसका भी कंपोनेंट बनाइए। ये एंगल कितना है? दिस इज द 53। तो कितना आ जाएगा इधर बताइए? 20 cos 53 डिग्री, और इधर आ जाएगा 20 sin 53 डिग्री। अब हर चीज़ आपने मेंशन कर लिया, अब इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो चलिए 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? 10 cos 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 8। क्लियर है? तो चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग 8 मेंशन कर लेते हैं।
तो यहाँ ये जो वैल्यू आने वाली थी, ये वैल्यू हमारी कितनी है 8, ठीक है। और 10 sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 sin 37 की वैल्यू बोले 10 × 3/5, तो ये आ जाएगा 6। 20 cos 53 है, तो 20 cos 53 कितना आ जाएगा बताइए, 20 cos 53 की वैल्यू 3/5, तो 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना पड़ेगा ना, 20 × 3/5, 5 से हो गया 4, 4 3 × 12, सो ये आ जाएगा हमारा 3/5, दिस इज 12 मीटर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 sin 53, ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 20 × 4 यानी 4/5 यानी कितना आ जाएगा 16 मीटर। क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट को मेंशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम आर वेक्टर से ही डिनोट कर देते हैं। चलिए आई कैप में कितना है वो ध्यान देंगे, समझे। यहाँ 5 तो था ही और ये 16 भी आ गया, ठीक है, और इधर 8 है, तो 16 में से 8 माइनस कर दीजिए तो इधर बचेगा कितना 8, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी 13 आई कैप, ठीक है। अब आते हैं जे कैप पे, ध्यान दें ऊपर में कुछ है क्या, ऊपर में तो कुछ भी नहीं है, जो भी है नीचे ही है। कितना, तो देखिए एक तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 यानी 18 हो गया, तो ये कितना आ गया -18 जे कैप मीटर। मॉड तो आप निकाल लेंगे, मॉड निकालना होगा मैग्नीट्यूड, तो मॉड आर कर दीजिए √13 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 13 आई कैप है यानी इधर की ओर 13 है और नीचे की ओर 18 है। इसका मतलब है कि ये हमारा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये तो क्लियर है, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लीजिए एंगल आप थीटा ले लीजिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मिला दीजिए, तो tan थीटा वहाँ से निकाल लो बेटा। tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा कितना हो जाएगा 18/13 यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स हो जाएगा 18/13। तो अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम, अब जो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये हम क्या लिखेंगे बताइए, ये हमारा जो भी मॉड आया था उसकी वैल्यू यानी √13 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर मीटर थीटा डिग्री। अब देखिए थीटा हमने ईस्ट से एंगल बनाया है, तो अब ई थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, थीटा साउथ लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इसको लिख सकते हैं साउथ ऑफ ईस्ट, थीटा डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अ मोंकी रनिंग in a garden moves 30 meter due north, then it takes 90 degree right turn। सबसे पहले तो हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने से ही सबसे पहला काम क्या है, ऐसा बना लेना है और इसमें मेंशन कर लेना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मंकी किधर जा रहा है मेंशन करते चलेंगे, तो पहले मंकी किधर गया 30 मीटर नॉर्थ, तो यानी इस डायरेक्शन में गया है 30 मीटर, ठीक है। देन टेक्स 90 डिग्री राइट टर्न। अब आप इधर जाते हुए इधर जब जाएंगे तो राइट टर्न किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब ये किधर गया ईस्ट में गया, तो ईस्ट में कितना गया वो 40 मीटर यानी इधर आ गया है 40 मीटर। एंड फाइनली क्लाइंब ऑन अ ट्री। अब ट्री बेटा कैसा होगा, ट्री तो इस सरफेस पे वर्टिकली होगा ना, इस पर पेन रख दीजिए आप, ये ऐसे आया ऐसे गया और यहाँ पे एक पेन रख दीजिए आप खड़ा करके परपेंडिकुलर, तो पेन हमारा हो जाएगा हमारा क्या वर्टिकल, पेड़ के जैसा काम करेगा, ट्री के जैसा काम करेगा। तो किधर है के कैप में, यहाँ पे हमें यही फोकस करना है कि मंकी 3D में चल रहा है, ठीक है। तो आइए, तो मंकी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कैसे लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट मंकी का किधर किधर गया, पहले जे कैप में गया तो 3 जे कैप नॉट 330 है, सॉरी बेटा ये 30 दे रखा है 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 मेंशन हो गया है, इसको आप 30 करें, क्या है 30 मीटर। सो ये भी आ जाएगा आपका
30 जे कैप प्लस 40 आई कैप प्लस ट्री पे चढ़ गया कितना 50, यानी ये 50 किधर के कैप। यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी। तो मॉड लगा दीजिए, मॉड निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, जो भी आ जाएगा ये मीटर। तो ये भी हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप। अ व्हील ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज p। ये पॉइंट हमारा क्या है p। इफ व्हील स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग कहने का मतलब क्या होता है, ये इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है तो उसका टायर वहीं पे घूमते रहता है, यानी वो क्या करता है स्लिप करते रहता है। तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। प्योर रोलिंग मतलब ये घूम रहा है, आगे की ओर जा रहा है। एंड कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट। तो समझें आप पहले तो इसको। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आप बताइए, जब ये हाफ रिवोल्यूशन करेगा इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, आधे पे ऊपर पहुँच जाएगा। ये तो क्लियर है ना। तो अब समझते हैं, मान लीजिए ये चलते चलते आगे चला, आगे चल के कहीं यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइंट P कहाँ होगा उसको समझिए पहले। पॉइंट P तो कहीं ऊपर पहुँच गया होगा, ये तो क्लियर है। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये देखिए, ये पॉइंट P पहले, ये तो ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा वर्टिकल, और इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। तो यही हमारा होगा, यानी ये कितना है 2r। और चलिए अभी आगे कितना चलेगा, ये आगे चला कितना, ये डिस्टेंस कितना है। तो ये तो बेटा आधा ही चक्कर लगाया है ना, तो आधे चक्कर में कितना हो जाएगा πr। तो ये हमारा πr हो जाएगा। ये हमारा 2r, ये कंप्लीट ही है बेटा, ठीक है। हाँ 2r, और ये कितना हो जाएगा हमारा πr। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइपोटेनस कितना πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा बताइए, √πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। तो अब यहाँ से r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा आपका, r स्क्वायर कॉमन, तो r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा π² प्लस 4। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सबसे ज़्यादा इस 2 टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट